हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, कल हमने पढ़े थे नमक का दरोगा कहानी, जो कि प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। इसका हमने कुछ भाग आपको पढ़ाए थे, लेकिन शायद नहीं समझ में आया होगा, इसलिए आज हम फिर से इसको शुरू कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़े थे, प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, है ना। उसके बाद इस कहानी का सारांश पढ़े थे, जिसमें बताया था कि धर्म के ऊपर धन के ऊपर धर्म की जीत होती है ना। तो जो धन के ऊपर धर्म की जो जीत होती है वो किसकी होती है? वंशीधर। यहाँ पर एक पात्र है वंशीधर, जो कि दारोगा है। किसके दरोगा है? नमक के दरोगा है ना। ये जो नमक है अपन खाते हैं, उस नमक का जो व्यापार होता है उसके वो क्या है, देख रेख करने वाले दरोगा की, यानी उसको सही लोग ले जाएं और जो बेकार के लोग हैं उस पर कब्जा ना करें। और दूसरे हैं पंडित आलोपी दीन, है ना, जो कि क्या है, नाम से तो बड़े पंडित हैं, लेकिन वो जो है काले कारनामे करते हैं। तो जो थानेदार है, मतलब कि जो वंशीधर है, वो उन्हें अपने हिरासत में ले लेते हैं। फिर से आज हम इस पाठ को अच्छे से समझा दे रहे हैं। देखिए, सभी लोग बुक खोल लेंगे, है ना। सबसे पहला जो पाठ है हमारा नमक का दरोगा, उसकी जो कहानी है हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सभी लोग बुक में देखिए। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। इसका मतलब ये है कि जब नया नमक का क्या बना, एक नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई वस्तु के व्यवहार करने का, यानी ईश्वर के द्वारा जो चीज़ बनाई गई है, मतलब नमक, तो उस वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, यानी उसको मतलब अपने प्रयोग में नहीं लाने का मतलब मना कर दिए गया, है ना, कि अपने प्रयोग में मत लाओ। कैसे मत लाओ कि ऐसे अगर अपने को नहीं लेना है, उसके लिए भी अपने को नियम कानून कायदे लगाना पड़ेगा। तो व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे, यानी इसका जो बिजनेस है, व्यापार है, वो चोरी छुपे करने लगे। इसका व्यापार करने जब उनको नहीं मिला, तो अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। सूत्रपात यानी होता है शुरू होना, जन्म होना, है ना। तो अनेक प्रकार के छल प्रपंच यानी होता है धोखाधड़ी होने लगी इसका व्यापार करने के लिए। कोई घूस से काम निकालता था, यानी रिश्वत से, कोई चालाकी से निकालता। अधिकारियों के पौ 12 थे, यानी जो भी अधिकारी थे इस नमक कानून बनाने में, तो वो सभी को क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, क्योंकि वो क्या करते थे, रिश्वत लेते थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छाड़ कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। यानी अगर कोई पटवारी है तो वो इतने अच्छे अच्छे पद जो हैं उसको छोड़कर ये जो है नमक की क्या करते थे, देखरेख करते थे, है ना। मतलब बरकंदाजी का मतलब होता है बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही या चौकीदार, उसके चौकीदार बन जाते थे नमक का जो व्यापार चल रहा था उसमें, है ना। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। क्यों? क्योंकि इसमें फायदा बहुत होता था उनको, है ना, उनके पास बहुत पैसा आता था, इसीलिए वे अपने पटवारीगिरी या कोई भी नौकरी छोड़कर इस ओर आने लगे थे। कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो वकील थे और वकील होने के बाद भी यानी इस नमक का व्यापार करने के लिए वो आ जाते। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लेकर लोग एक ही वस्तु समझते थे, यानी अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई लोगों का जो विचार है, दोनों को क्या करते थे, इस समय लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था उस समय। कौन सी बोली बोली जाती थी? भाषा जो है फारसी भाषा बोली जाती थी। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग सर्वोच्च पद पर नियुक्त हो जाया करते थे, है ना। यानी कि बताया गया है कि प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे, यानी जिसको फारसी आ गई उस समय, तो वो नौकरी में क्या हो जाते थे, नियुक्त हो जाते थे।
मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकल पड़े। अब ये जो इसके मुख्य पात्र हैं इस कहानी के, कौन है? बंशीधर। तो वो भी क्या करने लगे, जुलेखा की विरह कथा यानी एक रचना है, उसकी विरह कथा। विरह कथा का मतलब क्या होता है कि उस कहानी में जुलेखा जो है कहानी, उसमें ये बताया गया है कि जो नायक है नायिका से बिछड़कर चले गया है ना, तो उसको बोलते हैं विरह कथा। कि विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकल पड़े। यानी वो भी खाली समय था तो क्या करते थे, ये जो किताबें हैं उनको पढ़ते थे। और अब वो कहाँ चले, रोजगार की खोज में काम करने के लिए निकल पड़े। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। बंशीधर, मुंशी बंशीधर के पिता क्या थे? अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो। यानी अपने बेटे को क्या समझाया उन्होंने कि तुम क्या कर रहे हो, घर की दुर्दशा तो देख रहे हो, है ना। पारिवारिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। यानी हमने बहुत सारा ऋण मतलब कर्जा लिया हुआ है ना, क्योंकि पैसे नहीं रहते थे घर में तो हमने क्या किए हैं, कर्जा लिए हैं। लड़कियां हैं हमारे घर में, कौन है? लड़कियां हैं। वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही है ना, बड़ी होती चली जा रही हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, मतलब मैं अब बुढ़ा हो गया हूँ और किसी भी दिन मेरी मृत्यु हो सकती है। ना मालूम कब गिर पड़ूं, मतलब मेरी मृत्यु अब कभी भी हो सकती है। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। यानी अब क्या हो, तुम ही घर के बड़े बुजुर्ग हो। मुख्तार का मतलब होता है कि मुखिया हो इस घर के, है ना, विशिष्ट व्यक्ति, है ना। अब आगे बोलते हैं, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यानी पद और स्थान, जब भी नौकरी करोगे तो पद और स्थान की ओर ध्यान मत देना। कहते हैं कि मुझे बड़ा पद मिलना चाहिए, कि उससे ऊंचा पद मिलना चाहिए। यह तो पीर का मजार है। मतलब यह क्या है, बड़े बुजुर्गों का स्थान है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। यानी अपनी निगाह किस पर रखना चाहिए, जो भी चढ़ावा चढ़ता है उस पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। यानी उनके पिताजी ने समझाया कि कहीं भी नौकरी करोगे तो तुमको मतलब क्या रखना पड़ेगा, ध्यान, कि तुम्हारी ऊपरी इनकम भी होना चाहिए, है ना। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। पूर्णमासी का चांद मतलब 15 दिन में निकलने वाला चांद को क्या बोला जाता है, पूर्णमासी का चांद। तो मासिक वेतन यानी महीने का वेतन, सैलरी जो मिलती है ना पापा लोगों को, हम लोगों को, है ना, 1 महीना काम करते हैं तो बड़ी मुश्किल से हमको 10 तारीख को, 1 तारीख को, ऐसा सब विभागों में क्या हो जाता है, बांट दिया जाता है कि 10 तारीख तक सैलरी हमको पेमेंट जो है मिलेगी। तो वैसे ही यहाँ पर बोलते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। यानी महीने का जो वेतन है वो तो पूर्णमासी का चांद है। जैसे चंद्रमा क्या होता है, 15 दिन में निकलता है और 15 दिन क्या होता है, धीरे धीरे छोटा होते जाता है ना। तो वैसे ही कहा है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। इसलिए तुम जब भी नौकरी करोगे तो ऐसी नौकरी करना जहाँ पर ऊपरी इनकम हो। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, यानी बहते हुए पानी के समान है। अगर ऊपरी इनकम होती है तो हमारी सैलरी क्या हो जाती है, बच जाती है, और ऊपरी इनकम से ही हमारा महीना चल जाता है, जिससे सदैव प्यास बुझती है ना। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। क्या बोला गया है कि वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती, है ना। यानी कि हम अपने जो मासिक वेतन है उसी से हम घर चलाते हैं, इस कारण हमारी क्या होती है, उन्नति या प्रगति नहीं हो पाती, क्योंकि पूरे पैसे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और अगर ऊपरी इनकम के मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, मासिक वेतन को बचा बचा कर रख लेंगे, है ना। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, यानी हमको ऐसे ही नहीं मिलती, वो ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है, मतलब उसकी वृद्धि होती है। अगर हमारी या तो हम ऊपरी इनकम को बचा के रख ले या मासिक वेतन को, तो हमारी क्या होने लगेगी, वृद्धि होने लगेगी, लाभ होने लगेगा हमको। तुम स्वयं विद्वान हो, यानी अपने पुत्र को क्या बोल रहे हैं कि तुम तो बुद्धिमान हो, विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, है ना। समझाते जा रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि तुम तो विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है।
यानी बुद्धि की बहुत आवश्यकता है कि जब भी तुम नौकरी करने जाओ तो कुछ ऐसी नौकरी देखना कि जहाँ पर ऊपरी इनकम हो। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। यानी बोला गया कि मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताएं होती है कि नहीं, तो बोला गया है कि उसको देखो, मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। अवसर मतलब होता है समय, समय को भी देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। यानी सब परिस्थितियां देखकर हमको यानी मनुष्य को काम करना चाहिए। तो ऐसा कौन समझा रहे हैं? मुंशी बंशीधर के पिता। बच्चों बिल्कुल ध्यान से अपने को कहानी सुनना है, क्योंकि अगर हमने इसकी कहानी सुन लिए, समझ लिए, तो हमारे जो पीछे के प्रश्न उत्तर है पाठ के, वो हमसे बनने लगेंगे। अपने हिसाब से भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि अब हम बड़ी क्लास में चले गए हैं, है ना। अभी तक हम हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, अब हम कहाँ आ गए हैं? 11th और 12th क्लास हायर सेकेंडरी में आ गई है। इसलिए हमको कोई भी चीज़ को समझ के पढ़ना है, क्योंकि कोर्स ज़्यादा होता है और समय कम होता है। तो हमको अगर एक बार क्लास में हमने पढ़ लिए ध्यान से, तो वो चीज़ हमको एक बार घर जाके रिपीट कर लेंगे तो याद होने लगेगी।